बच्चों आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का 13वां अध्याय एक तिनका पढ़ रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जैसा कि कवि ने बताया कि मैं जब छत के मुंडेर पर खड़ा था तो एक छोटा सा तिनका उड़ करके मेरी आंख में आ गिरा, मेरी आंख लाल हो गई और मैं दर्द से तड़पने लगा। तब लोगों ने क्या है, कपड़े की तह बना करके मेरी आंख की सिकाई की और जैसे तैसे उस तिनके को निकाला। जब तिनका निकल गया तब मुझे समझ में आया कि मैं किस बात पर घमंड कर रहा हूँ। एक तिनका ही मेरे घमंड को चूर चूर करने के लिए काफ़ी है। तो बच्चों इस कविता को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इस भाग में हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो देखो पहला प्रश्न देखो, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। क्योंकि काव्य पंक्तियां जो है उसमें वाक्य जो है आगे पीछे आए हुए हैं, हमें उन्हें क्रम से करना है। जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, अब इसका क्रम जो है उल्टा पुल्टा है, इसको सीधा कैसे किया हुआ है, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। सामान्य वाक्य ऐसा ही होता है, व्यवस्थित बिल्कुल। तो दूसरा देखो, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, अब ये भी आगे पीछे हो रखा है उल्टा पुल्टा, इसको भी हमने जैसे सीधा करेंगे तो क्या होगा, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। इसी तरह से यहाँ पर 4 वाक्य दे रखे हैं, इन वाक्यों को हमें क्रम से करना है। जैसे हमने इस वाक्य को सीधा किया वैसे ही इन वाक्यों को हमें बिल्कुल सामान्य क्रम में लाना है। जैसे देखो, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, दूसरा वाक्य है लाल होकर आंख भी दुखने लगी। अब ये सारा उल्टा पुल्टा है। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। अब इसको व्यवस्थित क्रम में करेंगे, आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठिए। अब देखो हमने उनको सामान्य वाक्य में कैसे बनाया, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था, आंख भी लाल होकर दुखने लगी, बेचारी ऐंठ दबे पांव भगी, जब किसी ढब से तिनका निकल गया। हमने उन वाक्यों को सामान्य क्रम में सही कर दिया है। आप अपनी कॉपी में ये सामान्य क्रम जो है इसको सही तरह से उतार लीजिए। अगला प्रश्न देखो, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। उत्तर देखो, एक तिनका कविता में कवि ने एक दिन की घटना का वर्णन किया है जब वह मुंडेर के समीप खड़ा था। उसका मन घमंड और अकड़ से भरा हुआ था। अचानक एक तिनका उड़ता हुआ उसकी आंख में आ गिरा, इससे उसे बड़ी बेचैनी हुई, आंख लाल होकर दुखने लगी। जब तक तिनका निकल न गया उसे शांति नहीं मिली। तब उसे समझ आई कि वह बेकार अपने ऊपर घमंड कर रहा था। एक जरा से तिनके ने उसे व्याकुल कर दिया, यानी कि वह एक पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा था और बेकार में ही अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्वे सर्वा मैं ही जैसे सब कुछ हूँ घमंड कर रहा था, अकड़ में भरा हुआ था। तो एक जरा से तिनके ने क्या किया, उसके घमंड को तोड़ दिया, यानी कि उसको बुरी तरह से बेचैन कर दिया। आगे देखो, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। आंख में तिनका पड़ते ही वह बेचैन हो उठा, उसकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। उसकी सारी ऐंठ जरा सी देर में गायब हो गई। जब तिनका पड़ा तो उसे कुछ भी याद नहीं रहा, कोई भी घमंड जो था उसके दिमाग में सारा निकल गया और उसकी ऐंठ जो है, उसका घमंड जो है वो थोड़ी देर में भाग गया, क्योंकि उस वक्त सिर्फ उससे वो दर्द ही महसूस हो रहा था। तिनके की चुभन जो थी उससे वह तिलमिला उठा था। आगे देखो, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए लोगों ने कपड़े की मूठ से आंख की सिकाई की और अनेक यत्न करके तिनके को निकाला। यानी कि कपड़े के, जैसा मैंने आपको पाठ में बताया कि कपड़े की तह बना करके उससे फूंक मार करके आंख की सिकाई करते हैं तो उससे आंख का दर्द जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, और जैसे तैसे यत्न करके उस तिनके को निकाला। आगे देखो, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यानी कि इसमें कवि ने क्या बताया कि तो किस बात पर घमंड कर रहा है, एक तिनका ही बहुत है तेरे लिए, एक तिनके से भी तो तिलमिला उठा। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। कबीर ने भी अपनी पंक्तियों में लिखा है, तिनका कबहू न नींद ये पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। अब कबीर जी ने भी यही बात कही है कि कभी भी एक तिनका जो है उसकी निंदा मत कीजिए, यानी उसको छोटा मत समझिए। पाँव तले जो हो पैर के नीचे है, तो आप ये मत समझिए कि वो पैर के नीचे है तो उसकी जगह वहीं है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है।
कबहू उड़ी आँखिन परे, कब वो तिनका हवा के साथ उड़ करके आपकी आँख में गिर जाए, पीर घनेरिया, और आपकी आँख जो है उसमें भयंकर दर्द उत्पन्न कर सकता है। इसलिए तिनके को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो ये जो दोनों पंक्तियां हैं, इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? एक तो अयोध्या सिंह जी ने लिखी है और कबीर ने लिखी है, दोनों बिल्कुल समान लग रही है। तो इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, हम उत्तर में देखते हैं। इन दोनों पद्यांशों में मनुष्य को घमंड न करने की चेतावनी दी गई है। दोनों ही पंक्तियों में क्या चेतावनी दी है कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। दोनों में तिनके का उदाहरण दिया गया है। अंतर यह है कि पहले अंश में तिनके की शक्ति बताई गई है और दूसरे में तिनके जैसी तुच्छ वस्तु की भी उपेक्षा न करने की चेतावनी दी गई है। जैसा कि बच्चों एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे कोई भी विद्यालय है, बैंक है या कोई संस्थान है, कोई भी व्यक्ति चला रहा है, तो उस व्यक्ति को यह घमंड हो जाता है कि ये जो संस्थान है, ये जो संस्था है मेरी, ये मेरे ही दम पर चल रही है। वो ये भूल जाता है कि उसके नीचे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो काम तो वो सब मिलके करते हैं। तो वो उससे ये वहम हो जाता है कि सारा संस्थान जो मैं ही चला रहा हूँ, मेरी ही योग्यता है। वो अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करता है। उसको एहसास ही नहीं होता कि मेरा काम जो है ये सब मिल करके कर रहे हैं। और कुछ लोग तो घमंड में इतने भर जाते हैं कि अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों का बार बार अपमान करते रहते हैं और अपमान करके बहुत ही खुश होते हैं कि मैंने उसका अपमान कर दिया। बड़े ही इतरते हैं, लोगों के सामने कहते हैं मैंने तो उसकी इंसल्ट कर दी, मैंने उसका अपमान कर दिया, मैंने तो उसको रुला दिया। इन बातों में वो घमंडी इंसान आनंद का अनुभव करता है, उसको खुशी होती है कि मैंने किसी का अपमान किया। तो बच्चों, घमंड जो है वो व्यक्ति की बुद्धि जो है उसको नष्ट कर देता है, उसको सही गलत का पता ही नहीं रहता है। जबकि उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए जो संस्थान है सबके सहयोग से मिलके चलता है। अगर आप कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेंगे तो वो आपको 4 घंटे की बजाय 8 घंटे काम देंगे और अच्छा काम देंगे मेहनत और लगन से, क्योंकि आपका व्यवहार जो है वो तय करता है कि आप अपने कर्मचारियों से कैसा काम ले सकते हैं। तो एक उदाहरण दिया था ये तो मैंने। तो इंसान जो है अपनी घमंड और अकड़ में क्या करता है, अपमान करता है दूसरों का। तो अपमान जो है वो किसी का नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिनका भी जो है वो भी आपको आपकी जो है औकात बता सकता है। तिनका बता सकता है कि आप मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। आपके घमंड को एक तिनका चूर चूर कर सकता है। तो दूसरे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपके नीचे काम कर रहा है तो वो भी आपका घमंड चूर चूर कर सकता है। इसलिए किसी से भी अपमानजनक भाषा का प्रयोग ना करें। सहयोग और प्रेम से कोई भी कार्य करवाएं और जितना आप विनम्र रहेंगे उतना ही आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी जो है खुश रहेंगे। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न देखो, भाषा की बात से है। वाक्यों में खाली स्थान भरिए। किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, अभी जैसे कविता में भी आया था ढब से। तो जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। इनको बोलते हैं जब एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका वाक्यों में जब प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल अलग अलग होता है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को, बच्चों यहाँ पर लिख लेना, क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। अब कौन कौन से दिए हुए हैं? छप से, टप से, थर से, फुर से, सन से। इनका प्रयोग जो है हमें खाली स्थानों में करना है। जैसे ये खाली स्थान दे रखे हैं, इनमें हम उपयुक्त जो वाक्य है, जो उपयुक्त शब्द है वो इसमें भरेंगे। जैसे छप से दे रखा है तो मेंढक पानी में छप से कूद गया। मेंढक के लिए क्या आया है? मेंढक कैसे कूदता है? छप से। अगर हम छप से नहीं करें, यहाँ मान लो हम यूँ करते हैं, मेंढक पानी में फुर्र से कूद गया, तो क्या ये सही लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें शब्द को पढ़ते ही ज्ञान हो जाता है कि इसका प्रयोग यहाँ होगा कि पानी में जब कूदते हैं उसकी ध्वनि कैसे आती है? छप, छपाक से। तो इस तरह से क्या है, मेंढक के साथ जो हमने इसको लिया तो कैसे लिया? मेंढक पानी में छप से कूद गया। दूसरा देखो, पानी की एक बूंद टप से चू गई। अब पानी के लिए कैसा प्रयोग होता है? टप से। अगर यहाँ पर हम करें थर से,
तो जमेगा? बिल्कुल नहीं जमेगा, वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। तो पानी की जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है? टप की ध्वनि होती है, इसलिए क्या आएगा? टप से। तीसरा देखो, शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी। अब यहाँ फुर से की जगह अगर हम कर देते हैं टप से, तो क्या बनेगा? शोर होते ही चिड़िया टप से उड़ी। सही लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जैसी ध्वनि है जिसके साथ सही होती है, जैसे ध्वनियाँ तो एक जैसी लिख रही है, जैसे छप से, टप से, थर से, लेकिन इनका प्रयोग जो है वाक्यों में वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। तो चिड़िया के जो उड़ने की जो ध्वनि है वो कैसी होती है? फुर, कहते हैं ना, चिड़िया फुर से उड़ गई। अगला देखो, ठंडी हवा सन्न से गुजरी। हवा की आवाज कैसी होती है? सन्न से। मैं ठंड से थर से कांप गया, यानी कि थर शब्द जो है वो कांपने में प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं ना, थर थर कांपने लगा, डर से कांपने लगा, सर्दी से थर थर कांपने लगा, तो ये थर से जो है वो कांपने के भाव में आती है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा अध्याय जो है ये यहीं समाप्त होता है। आपसे अगले अध्याय में मिलती हूँ, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।